चलिए, इससे पहले क्लास क्लास 6 का हिस्ट्री खत्म हो चुका है। ये चैप्टर 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये CTET के लिए क्लास है, और भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है CTET वाला है। जिसको क्लास, जैसे ये NCERT का हिस्ट्री है, अध्याय 3, इसमें सब आप देख सकते हैं। जितना आदमी है सबको, जितना जिसको हिस्ट्री यानी आरंभिक नगर, इसका चैप्टर का नाम है। आरंभिक नगर में मानव कैसे रहते थे, इससे पहले पढ़ा दिए थे कब, कहाँ और कैसे। आरंभिक नगर भी खत्म हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, उसमें देख लीजिएगा। टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा, उससे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले आदमी कैसे रहते थे, जैसे देखिए पुराने भवन, ये दो बच्चा है, इसको समझने के लिए दिया हुआ है। पुराने भवन का संरक्षण, जैसे ये दोनों बच्चा है, इसका ये मतलब थिंकिंग करके ये क्लास है। जैसे CTET का है तो इस पर आप थिंकिंग बेस पे ही बनाना होगा। इसमें और हम PYQ करवाएंगे, तो PYQ में आप लोग को ये इसमें से जितना क्वेश्चन आएगा सब क्वेश्चन हम करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। चलिए, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहा था। ये हो सकता है इसका नाम जसपाल हो, इसका हरप्रीत हो। ये दिखने से लग रहा है, वेशभूषा से पंजाबी लड़का रहा है, पंजाबी होगा। खेल नाम से भी लग रहा है, कभी कभी नाम से भी, वेशभूषा से भी था पता लग जाता है, पता करना होता है। गली में खेल रहा था, उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। अब कोई घर होगा खंडहर यानी पुराना घर होगा, उसकी कुछ लोग को देख रहा है, बातचीत करने यानी तारीफ कर रहा था। जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहते थे। यानी आजकल भी देखिएगा, कोई घर अगर पुराना हो जाता है तो उसे, ऐसे पुराना उराना घर है तो उसको भुतहा घर भी बोला जाता है। वही बोला होगा। तो ये दोनों खेल रहा था, देखा। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला देखो, मतलब इसकी वास्तुकला, इसकी बनावट देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्शकाशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, मतलब वो लोग अपने में बात कर रहा था, ये दोनों वहां पे सुन रहा था। कहा, दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगा। ये दोनों जब सुना, दोनों का कहानी, यानी दोनों जो बात कर रही थी, तो दोनों कहानी सुन के सोचने लगा कि इस पुराने खंडहर से लोग को इतना लगाव क्यों हो। अब कोई कोई भुतहा घर इसको बोला जाता था, लेकिन ई दोनों को लगा जे इस कहानी से, इस पुराने खंडहर से आखिर इसमें क्या है जो पुराने खंडहर से इस लोग को इतना लगाव क्यों है। इस पे ये लोग सोचने लगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या सोच रहा है। अब हड़प्पा की कहानी, अब हड़प्पा की कहानी समझिए। देखिए, ये ऐसा नहीं है सीटेट में ही बस पूछा जाता है, ये आप हर जगह देखिएगा। जीके जीएस में पूछा जाता है, हिस्ट्री में, हिस्ट्री का कहीं भी क्वेश्चन हर जगह आता है। BPSC हो, UPSC हो, किसी में भी हर जगह इसका क्वेश्चन आता है। अब चलिए इसका बात कर लेते हैं, पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। अब कोई घर है, पुरानी इमारत है, वो अपनी कहानी बताती है। अब कैसे कहानी बताती है, सुन लीजिए। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, 150 साल पहले पहली बार रेलवे लाइन बिछा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। अब पुरा स्थल क्या होता है, जो पुराने समय से, उसको पुराने समय में जो जगह होता है उसको पुरा स्थल कहा जाता है। तो हड़प्पा अचानक उसको, जैसे एक रेलवे का लाइन बिछा रहा होगा, तो अभी रेलवे का लाइन बिछा रहा है, यहाँ कुछ वस्तु मिला होगा, जैसे पुरा स्थल हड़प्पा सभ्यता का, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जैसे अभी पाकिस्तान में, जैसे देखिए ये इंडिया का मैप आप लोग बनाना समझा देंगे। ये देखिए, ये इंडिया का जैसे बने मैप है, तो यहाँ का बात कर रहा है। यहाँ अभी आधुनिक पाकिस्तान है, इधर वाले में, इधर वाले भाग में। ऐसे जैसे यहाँ उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, पूर्व पश्चिम, तो इधर देखिएगा, ठीक। जहाँ अभी पाकिस्तान है, आधुनिक पाकिस्तान में, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। अब खंडहर में अच्छी ईंटें मिलेगी, यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से ईंट उखाड़ ले आया। अब वो जो रेलवे लाइन बिछा रहा था, रेलवे लाइन, तो ईंट का जरूरी पड़ा होगा, तो उसको कहाँ से मिला, हड़प्पा सभ्यता के ईंटें से, वहां से खंडहर जो था वहां से ईंटें उखाड़ के ले गया, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। उसका यूज सोचा, जो पुराना है तो इसका क्या यूज होगा, उसको यूज करके वो लोग रेलवे लाइन बिछाया रेलवे लाइन। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब बहुत सारा इमारत था, तो बहुत तो रेलवे लाइन में इंजीनियर सब यूज कर लिया, तो बहुत इमारतें, बड़ा बड़ा जो इमारतें था उसमें से ईटा लेके ये लोग यूज कर लिया। तो उससे ये हुआ, जो अच्छे अच्छे इमारत नष्ट हो गए, ठीक। उसके बाद लगभग 80 साल पहले
पुरातत्वविदों बताएं पुरातत्वविद क्या होता है। पुरातत्वविद ने इस स्थल को ढूंढा, यानी जो पुराने स्थल को खोजते हैं उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। खोदा खोजा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारत और चीज मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। अब इस लाइन में जो इस समय में जो भी मिला उसे हड़प्पा सभ्यता कहता। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा सभ्यता का, यानी इस शहर का निर्माण कब हुआ, तो आप लोग 4700 वर्ष पहले हुआ, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ, चलिए ये छोटा वाला लाइन है, इसको पढ़ लेते हैं। 23, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के भारत के गुजरात कहाँ कहाँ ये मिले थे, ये लाइन भी जरूरी है, इसमें से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ, इसको पता करना सही रहता है। आधुनिक पाकिस्तान मतलब अभी के पाकिस्तान के, पंजाब में, सिंध प्रांत भारत के समय में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांत में मिली थी, ये सब इमारतें वहां पे मिली थी। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविद को अनोखी वस्तु मिली। अनोखी वस्तु मतलब जो अनोखी वस्तु, जैसे देखिए मिट्टी के लाल बर्तन। अब मिट्टी के जो बर्तन ये लोग बनाता होगा, ऐसे मान लीजिए ये मिट्टी का बर्तन हो गया, ये लाल कलर का होता था। लाल ही कलर का क्यों होता था बाद में बताएंगे। जिस पर काले रंग के चित्र बने होते थे, इस पे अब काले रंग का ऐसे चित्र बना दिया जाता था। उसका भी कुछ वो लोग रीजन होगा। पत्थर के बांट बनाए जाते। बांट क्या होता है, बांट वो मूंगा की तरह बांट कहा जाता है। मोहरे, और मोहरे का क्या होता है, जैसे आजकल मोहर ऐसे लगाया जाता है तो उसी मोहर का बात किया जाता है। ये सब वहां पे मिले थे पुराने समय में खोजने पे, ये पुरातत्व जो खोज रहे थे वो मिले थे, तो बांट मिले थे। मन के वो जो मूंगा टाइप होता होगा जैसे गला में पहनने वाला, तो मन के। तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि जैसे सामान इन लोग को मिले थे। अब यहाँ पढ़ते हैं। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी पुरानी इमारतें को सुरक्षित रखना चाहिए? ये थिंकिंग करने के लिए बच्चा को दिया हुआ है, जो बच्चा इस पे विचार करे। चलिए, इन नगर की विशेषता क्या थी? अब ये नगर जो थी इसमें तो कुछ विशेषता होगा। इन नगर में से कई को दो या उससे अधिक हिस्से में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था। दो भाग में जैसे बांटा गया, तो ये इधर पश्चिम वाला भाग छोटा होता होगा, ये और उधर वाला भाग कुछ उसीलिए उसी तरह इसको कहा गया। लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। पूर्वी हिस्सा होगा बड़ा होगा, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्गा कहा था। अब क्वेश्चन आ जाएगा आपको, यही एक नॉर्मली क्वेश्चन आपको सीटीएट में पूछ सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पुरातत्वविदों ने जो खोज किया था उसमें नगर दुर्गा किसे कहा जाता था, तो नगर दुर्गा निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। निचले को नगर हिस्सा कहा जाता था। दोनों हिस्से की चार दीवारी पक्की ईंटें की बनाई जाती थी। इसमें कुछ खास नहीं था, जैसे पहले अभी बनाया जाता है उसी तरह उस टाइम में भी था, पक्की ईंटें की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उसकी दीवार खड़ी रही। पुराने समय में ईंट का इतना अच्छा से उसका डिजाइन या उसको पकाया जाता था कि इतना मजबूती रहता था, हजारों साल तक उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता था। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई, चिनाई होता है जैसे वो जोड़ने के लिए उसको ऐसे किया जाता है, चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत हो। ठीक। कुछ नगर के कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो, अब मोहनजोदड़ो का बात आ रहा है, देखिएगा इसको ध्यान से पढ़िए। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया जाता था। ये मोहनजोदड़ो जगह का नाम है, इसमें खास एक तालाब बनाया जाता था जिन्हें पुरातत्वविदों ने महान स्नानगर कहा जाता था। अब उस समय जो बना के वो लोग गया था तो उसको पुरातत्वविद खोज किया, तो पुरातत्वविद अंदाजा लगाया जी महान तालाब इसमें क्यों बनाया होगा, तो महान तालाब स्नानगर यानी नहाने के लिए ये लोग यूज करता होगा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये बनाया हुआ नीचे इसका पिक्चर है, उसको दिखाएंगे। प्लास्टर, इसमें पानी का रिसाव यानी पानी को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊंचाई चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, इसे प्लेन करके। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। चलिए देखते हैं कैसे बने। हाँ देखिए, उत्तरी भाग का ये मानचित्र समझ पहले लीजिए, जो अभी के पाकिस्तान का तरफ कर रहे हैं। ऐसे जैसे हम बनाए ना ये इंडिया का मैप, देखिए जैसे बना हो ऐसे।
सॉरी, इधर का ये भाग है, इधर का हिस्सा, ये देखिए सिंधु नदी, जहाँ मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो कहाँ, सिंधु नदी, चंदुत, ये सब वहीं का बात कर रहा है। अब देखिए सिंधु घाटी का, कभी कभी सिंधु नदी का ये पूछ देगा। सिंधु नदी के 5 सहायक नदी थे, जिसमें झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ये सब इसके ये सब इसके सहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी उसे कहा जाता है जैसे जो बड़ा नदी से आके छोटे उस नदी में जुड़ा होता है, उसको सहायक नदी। देखिए ये सिंधु नदी एक है, इसमें से ये भाग निकला है, इसको सहायक नदी बोला जाता है। चलिए देख लिए, ये धोलावीरा, शुक्ला, ये सब लोथल, सब ये मोहनजोदड़ो यानी इसी का पार्ट है, यानी यहाँ इन लोग का ज्यादा यूज हुआ होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। स्नानगर का यहाँ बात कर रहे थे, वहाँ कुएं का बात किया, कुएं से निकाल के भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। अब यूज करने के बाद ये लोग पानी को खाली कर देता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। अब खाली क्यों किया जाता होगा, ये लोग का अंदाजा ये निकला, जैसे मान लीजिए कभी कोई पर्व त्योहार विशेष करके आया होगा, तो ये जैसे चुनाव करके एक सीढ़ी इधर से बनाया जाता था, इधर से चारों तरफ से सीढ़ी रहता था, इसमें पानी भर देता था। और फिर उसके बाद इसको खाली भी कर देता था। पानी भरता था कहाँ से, तो कुएं से पानी भरा जाता था। खाली क्यों किया जाता था, हो सकता है कुछ खास विशेष अवसर या कुछ ऐसा इस लोग का पर्व त्योहार होता होगा, उस अवसर पे ये लोग भरता होगा। अब कालीबंगा का बात करते हैं, कालीबंगा और लोथल। अब कालीबंगा यहाँ देखिए यहाँ चित्र में देखिए, कालीबंगा यहाँ, लोथल तो यहाँ मिल गया, ठीक, कालीबंगा यहाँ देखिए, कालीबंगा यहाँ है। तो अन्य नगरों, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। कालीबंगा और अग्निकुंड कहाँ मिले थे। अग्निकुंड क्या होता है, जैसे पूजा वूजा करने के लिए आजकल हवन करते हैं, तो उसी को अग्निकुंड कहा जाता है। तो अग्निकुंड इन लोग को कहाँ मिला था, तो लोथल, और इसका देखिए सबसे पहले लोथल और कालीबंगा, कालीबंगा में इन लोग को, यहाँ क्वेश्चन है, कालीबंगा और लोथल में इन लोग को अग्निकुंड के अवशेष या अग्निकुंड मिले थे, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरे में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते थे। भंडार गृह जैसे जहाँ हो सकता है खाना उना संग्रह के लिए या कुछ सामान के लिए रखा जाता है, उसे भंडार गृह कहा जाता है। जैसे भंडार गृह मतलब घर, भंडार यानी स्टोर रूम आजकल के भाषा में आप लोग कह सकते हैं। यहाँ देखिए ये इसी का बात कर रहा है। देखिए ईटा से जोड़ा हुआ है, चिनाई यानी अच्छे से प्लास्टर किया जाता था जिससे पानी न रुके। यहाँ से देखिए ई सीढ़ी इधर दिया हुआ है, इधर सीढ़ी एक दिया हुआ है, एक सीढ़ी इधर से भी दिया हो है। तो इसी में पानी खास विशेष कुछ पर्व पे ये लोग भरता होगा, फिर ये लोग को खाली को कर देता था कुछ जरूरी के लिए। चलिए अब उस टाइम में भवन और नाले कैसे होते होंगे, आज ही कल की तरह आप लोग अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, सेम इसी तरह होगा। आप वीडियो लंबा होगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो लंबा स्किप मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा चैप्टर। चलिए, हड़प्पा के नगर में ईंटों की चिनाई, ईंटों की चिनाई कैसे करता है, यहाँ देखिए कोई आदमी है, ईंटों का ये जोड़ रहा है, चिनाई इसी को कहा जाता है, इसे जोड़ना, उसको चिनाई या चुनाई भी कहा जाता है। अब भवन, उस टाइम में भवन मतलब घर, नाले, नाले जो पानी बहता, और सड़क कैसे होते होंगे। इस नगर में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। उस टाइम में घर कितना का होता था, 1 या 2 मंजिल के। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। अब मान लीजिए यहाँ जैसे ये बीच में आंगन है, इसके चारों ओर कमरे बने होते थे, चारों ओर कमरे। अधिकांश घर में एक अलग स्नानघर होता था, सब मतलब अधिकतर घर में एक स्नान यानी नहाने वाला घर होता था स्नान करने के लिए। कई नगर में ढके हुए नाले थे। अब कई जगह ऐसे नाला जो बना होता था, बहुत नगर यानी नगर आप शहर ऐसे समझ लीजिए, नगरों में नाले को ढक दिया जाता था कि वो या तो उसमें कुछ गिरे नहीं या गंदगी ना जाए, और ढकने से सुरक्षित भी रहता है। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। हल्की ढलान हो तो नॉर्मल है, आजकल भी बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए इधर से पानी उधर जा रहा था, हल्की ढलान हो ताकि पानी अच्छे से निकल जाए, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घर की नालियां को सड़कों की नालियां से जोड़ दिया जाता था। देखिए पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से अपने मन में भी आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत हर बात आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। मान लीजिए नाली में ढलान क्यों होता था, तो आसानी बात, ये नॉर्मल बात है, अपना लोग भी वही करते हैं। अब ढलान नहीं दीजिएगा तो पानी कैसे बहेगा। अब मान लीजिए ऐसे पूरा प्लेन बना दीजिएगा तो पानी बहेगा। अब इधर से इधर पानी बहाना है तो इधर ऊंचे पर पानी थोड़ी चलेगा, इधर से ढलान रहेगा तो पानी अच्छे से निकल जाएगा। नालियों से जोड़ दिया जाता था। अब बहुत सड़कों को जो बाद में बड़े नाले से मिलकर मिल जाती थी। नाले के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल मतलब एक बड़ा होल,
बड़ा छेद किया जाता था, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जाती थी। बीच बीच में अगर मान लीजिए वो गड्ढा यानी नाला जाम हो जाता होगा तो एक बड़ा हॉल ऐसे यानी छेद छोड़ा जाता था, ढक्कन को ऐसे हटा के कुछ आदमी घुस के उसमें कोई आदमी उसको साफ कर दिया जाता। नाले और सड़कें का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्जित घर, पिछले अध्याय में वर्जित घर के लिए कुछ अंतर देखिए, कुछ यहाँ देखिए ये सेम दिया हुआ है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ये नाले का आप लोग को चित्र मिलेगा, देखिए नाले इसमें बनाया गया था, नाले। यहाँ देखिए ये कुआं हो गया, ठीक, कुआं वो लोग जो यूज करता होगा कुआं। नगरीय जीवन, अब नगरीय जीवन कैसा होगा, तो नाले बन गया, मान लीजिए नाला बन गया, कैसे बनता था, अब नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। अब हड़प्पा एक नगर हड़प्पा था, हड़प्पा नगर में बड़ी हलचल, अब हलचल क्या मतलब, ज्यादा आवागमन रहता था। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषण, आभूषण वो सोना चांदी का जो बना होता है वो पहनने वाला, नाक कान में जेवर सब, उसी को आभूषण जैसी कीमती चीज को अपने पास रखते होंगे। इस नगर में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे। लिपिक को कहते हैं, यानी लिपिक जैसे वैज्ञानिक होता है उसी तरह लिपिक होता है जो मोहर बनाते या मोहर पर लिखते थे। और शायद अन्य चीज भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। अब ये बस मोहर का प्रमाण मिला था तो ये लिपिक लोग इस पे मोहर पर लिखते थे। और ऐसा नहीं है जो लिपिक अब एक ही काम करता होगा, अन्य काम भी करता होगा, लेकिन वो बच नहीं पाया, मिल नहीं पाया आजकल के पुरातत्वविदों को। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार जो ये बनाते थे, घबरा, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह के चीज बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देश की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिलते थे जिससे बच्चे खेलते थे। बाद में मिट्टी का खिलौना भी मिला था जिसमें बच्चे, अंदाजा लगाया गया जो बच्चे खेलते थे। अब देखिए ये मिट्टी का ये घोड़ा जैसे लग रहा है, ये भी देखिए सुअर जैसे लग रहा है, हर चित्र लग रहा है, ये मिट्टी का होगा जिससे अंदाजा लगाया गया। ये इसका अवशेष मिला तो ये मतलब अंदाजा लग गया जो बच्चे इससे खेलते होंगे। ये देखिए ये मोहर हो गया आपका, मोहर। अब ये देखिए इसका कुछ न कुछ इन लोग का भाषा होगा, कुछ सामान पे ऐसे ये मोहर लगा देता होगा तो ये उनका होगा, कुछ भाषा होगा ये। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ी की एक सड़क और उनके बना नाला, ये देखिए इसके बारे में कर रहा है। एक कुआं बाई और नीचे हड़प्पा की एक मोहर, ये देखिए हड़प्पा का एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि है। अब इसी के बारे में कह रहा है, ये कुछ खास इसका चिन्ह होगा जो वो लोग अपने समझ के लिए यूज करता होगा। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखक का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह इसका पता नहीं चल पाया। अब बहुत इसका पढ़ने का कोशिश किया, आखिर कुछ होगा लेकिन पता नहीं चल पाया। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, यहाँ देखिए पक्की मट्टी के खिलौने हैं। अब नगर और नए शिल्प, अब नगर में देखिए शिल्प यानी उपयोगी। आओ अब कुछ ऐसी चीज के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई थी। पुरातत्वविदों को जो चीज वहां मिली उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। वहां जो हड़प्पा सभ्यता के समय में मिले थे यहाँ इसको पुरातत्वविदों को यानी खोजकर्ता को, तो वो ज्यादातर शंख, तांबे, सोने ये सब के धातु के बने मिले थे। तांबे और कांसे से औजार बना गया था, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मन के बांट और फलक, ये देखिए ये मन के हो गए बांट। अब यहाँ एक कुछ छूट गया, यहाँ व्हाइट व्हाइट करके है। अब इसका देखिए क्या है, ऊपर पत्थर के बांट, बांट ये कहा गया था। अब इसका उपयोग कुछ होता होगा जैसे नापने उपने के लिए ये लोग बांट कुछ यूज करता होगा। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इस बांट को बनाया गया था। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया जाता था। अब क्वेश्चन आएगा जैसे बांट का उपयोग ये लोग क्या चीज के लिए करता था। बांट का उपयोग कोई बहुमूल्य सामान या कुछ तोलने के लिए यानी नापने के लिए यूज करता होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई, इसके बारे में कह रहा है
बनाए गए थे, पत्थर को काट और तस्कर यानी उसको सजावट के मन के बनाए गए थे। इसके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर, यहाँ देखिए ये मन के बनाए, इसके बीच में छेद रहता है, उसमें धागा डालकर ऐसे पहनने वाला ये लोग बनाया था। ये धातु का है, यहाँ देखिए। मध्य में दाई धारदार फलक, अब ये फलक कुछ होता होगा। अब नीचे दाई गढ़ाई वस्त्र के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें से उसे कढ़ाईदार वस्त्र वस्त्र पहनने दिखाया गया। अब ये देखिए इसके बारे में कह रहा है, एक मनु है, इसमें वस्त्र इसको पहना के पहना दिया, ये मिला था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे, आयताकार पृष्ठ इतना पर समान जानवर के चित्र मिले। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बने, जैसे इतना पे देखिए। अब अध्याय 2 में हम पढ़ा दिए हैं। तुमने जिस गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता होगा? इसको सोचिए, उसमें देखिए। अब यहाँ देखिए कब कहाँ क्यों, फर्स्ट वाला जो चैप्टर पढ़े थे उसका ये सेकंड से रहता है, सेकंड का देखिए यहाँ से है, तीसरे से। अब इसका फिर आपको चौथे में मिलेगा, सबका सबसे रहता है। संभवतः यानी इसका अंदाजा लगाएगा 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब कपास की खेती कहाँ होती थी? तो मेहरगढ़ में। कितना, सॉरी 7000 वर्ष पहले, 7000, यहाँ 7000 है, 7000 वर्ष पहले कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो में से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, अब कपड़े के अवशेष मिले, चांदी के मिले, फूलदान यानी फूल जो रखता था, जिसे फूल रखने वाला, फूलडाली जिसको बोलते, फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले थे। पक्की मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। चलिए और देख लें। हाँ, इनमें से अधिकांश वस्तु का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं, विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता होगा। जैसे खास विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो कुछ कुछ मतलब महत्वपूर्ण वस्तु बनाता होगा, उसके लिए वो लोग प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेता होगा। जैसे पत्थर तराशना, पत्थर का जैसे मान लीजिए पत्थर है, उसको कटिंग करके कुछ बनाना है, उसी को तराशना कहते हैं। मन के चमकाना यानी वो मूंगा को यानी साफ करना, चमकाना, उसका डिजाइन आकार बनाना, या मुहर पर पचकारी करना, पच्चीकारी करना, मतलब पच्चीकारी मतलब उसका जो हो गया मुहर बनाए, उस पे जो चिन्ह हुंदी है उसी को कहा जाता है। आदि इतना पर देखें। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षित ढंग से बनाया गया और उन्हें दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई थी, ऊपर में जो देखे थे उसी का बात कर रहा है। यह इसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। इसका कोई अभी तक अंदाजा नहीं है, जो ये काम पुरुष ही करते थे या महिला भी ये काम करती थी, इसमें कोई ये नहीं है। दोनों मिलके हो सकता है करता होगा, या ये करते होगे, सबका काम बांटा होगा, या इनका काम होगा, सबका काम भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब देखिए फेयांस क्या है, ये फेयांस हो सकता है ये हो कुछ, इसका काम क्या है ये देखिए। पत्थर और शंख प्रकृति के तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता। अब कृत्रिम रूप देखिए, ये शंख सब तो ये प्राकृतिक तौर नॉर्मली मिल जाता होगा पानी वानी जहाँ भी, लेकिन इसको ये लोग खुद से बनाते थे कृत्रिम रूप से, उसको ढांचा अपना आकार देता होगा, उसी को कृत्रिम कृत्रिम रूप कहा जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तु बनाई जाती थी, ऐसे मिलाकर गोंद यानी चिपकाने वाला जो गंध होता है उसमें। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चटाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग को प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मन के चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब फेंस से क्या बनाए जाते थे? क्वेश्चन, जैसे मन के ईट से बनाया जाता था, वो चिपका उपका के चूड़ियाँ बनाए जाते थे, बाल और छोटे बर्तन बनाए जाते होंगे। अब कच्चे माल का खोज कैसे हुआ? कच्चे माल, यहाँ देखिए कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, कच्चा माल उसे कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पाद करता होगा। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल, इसमें से फिर कई तरह की चीज बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए जाते कपास को कच्चा माल कहा जाता। कपास तो उपजाया जाता था किसान के रूप में, किसान इसको उपजाते थे, तो इसको कच्चा माल कहा जाता था, जिससे बाद में कताई, बुनाई और कपड़े तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोग को कई चीज वहां मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ वे दूर दूर से आयात करते थे, मतलब दूर दूर से लाते थे, उसी को आयात करना कहते हैं। यहाँ देखिए कुछ ऐसे करके बना हुआ।
अब क्या बनाया, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। मतलब तांबे का आयात, आयात मतलब अब कुछ यहाँ से सामान ले जाता होगा, वहां से कुछ बदल के या खरीद उरीद के लाता था। खरीद बिक्री करना दूसरे जगह से, उसी को आयात कहते हैं। आज के राजस्थान से करते थे, अभी जो राजस्थान है वहां से उस टाइम करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश से, ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। अब तांबे का आयात कहाँ कहाँ से किया जाता था, ये लोग ये अपने से ध्यान रखिएगा। जैसे राजस्थान से, ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक, मतलब अभी के ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक, जैसे देखिए अभी कर्नाटक सोने का आयात कहाँ कहाँ से करता था, कर्नाटक से करता था आयात, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये ध्यान में चीज, ये किसी इसके बारे में देखिए, चीज को एक जगह से दूसरी जगह के लिए कैसे, ये चक्का है, पहिया है जिसको बोलते हैं, इस पे सामान उमान लेके कई लोग जाता होगा। इस चित्र को देखे, एक खिलौना है और दूसरी ओर मोहर है, ये मोहर का बात कर रहा है। इस पे देखिए ऐसे कुछ आकर्षित ये चित्र बनाया। यहाँ देखिए छोटा सा चिड़िया है, चिड़िया इस तरह लग रहा है। इधर भी एक ऐसे चिड़िया है, हो सकता है ये लोग का कुछ चिन्ह हो, खिलौना हो। कुछ तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे उस टाइम, क्या कौन सा साधन का प्रयोग करते थे। हो सकता है ऐसे बैलगाड़ी का यूज करता होगा। पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहन की जानकारी दी गई थी, इससे पहले वाले चैप्टर के में। बच्चे के खिलौने, हल आजकल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते थे। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में यही प्रथा थी। अब यही प्रथा थी कि कुछ और हो सकता है। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, अब नगर में जो रहने वाले थे तो उसके लिए अब भोजन का देखिए बात कर रहा है। लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे। अब नगर में बस नहीं रहते थे, गांव में भी रहते थे। नगर हो गया, जैसे शहरी इलाका को नगर कहा जाता था, तो गांव में भी रहते थे। नगर में बस रहना संभव थोड़ी था, तो गांव में भी, अब जैसे अभी भी रह रहे हैं गांव में, उसी तरह गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, तो गांव में अनाज उगाता होगा, गांव में अनाज। और जानवर पालते थे, जानवर भी पालना था। किसान और चरवाहे, यानी किसान जो था खेती करता होगा, और चरवाहे यानी जानवर जो चराता था। चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासक, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। अब गांव में जो, जैसे अभी का भी समय देख लीजिए, गांव से सामान सब मार्केट जाता है यानी शहर जाता है, उसी को नगर कहते हैं। सामान देते थे, उसके बदले में हो सकता है वहां से कुछ पैसा या जो भी हो लेता होगा, उसके बदले में देता होगा। जैसे अभी है, पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। हड़प्पा के समय इस सब चीज का उपजाऊ होता था। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। अब यहाँ देखिए हल का एक, यहाँ कुछ ये हल का चित्र बनाया गया। अब इसका जमीन जुताई के लिए लोग यूज करता होगा। यहाँ देखिए, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। हड़प्पा समय में लकड़ी से हल बनाया जाता था, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। लकड़ी का सामान तो मान लीजिए नहीं नहीं मिला, उतना दिन का वो कट गया, जल गया होगा, सड़ गया होगा। लेकिन ये खिलौना टाइप का जो बनाया होगा बच्चा उच्चा, तो वो रह गया था। उससे अंदाजा ये लोग खोज करने में लगाया खिलौनों में। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। बारिश कम होता था, पानी का जरूरी खेत में तो चाहिए, तो सिंचाई के कुछ तरीके अपनाए गए थे। संभवतः पानी की संचय किया जाता था और जरूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। देखिए हड़प्पा के समय में कौन कौन जानवर पाला जाता था। अब गाय पालते थे, भैंस पालते थे, भेड़ और बकरी भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया। अब जिस टाइम इसमें पानी नहीं रहता होगा, तो उस टाइम तो मवेशी को पानी चाहिए, तो उसके लिए लोग दूर ले जाता था, वहां से कहीं और ले जाया था। वे बेर जैसे फलों, बेर जो फल होता है उसको इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवर का भी शिकार करते थे। वो टाइम में जैसे क्या क्या खाते थे। गुजरात में हड़पकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, अब गुजरात का बात कर रहा है। वहाँ एक छोटा सा देखिए, वहाँ का कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीर नगर बसा था। अब कच्छ के किनारे खदीर बेट, यहाँ देखिए मैप में, देखिए आप लोग को मैप में समझ आएगा। मैप, धोराबिल देखिए, यहाँ धोराबिल की बात कर रहा है।
धौलावीर खदीर के बारे में, धौलावीर का बात कर रहा है। चलिए ऊपर देख लेते हैं। पढ़िए जब तो मैप रखिए बगल में, मैप रहेगा, पहले एक मैप अच्छे से समझाएंगे। मैप में ये रहेगा, धोलावीर नगर बसा था, वहां साफ पानी मिलता था, धोलावीर में साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ भी थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त किए थे और धोलावीर नगर को तीन भागों में बांटा गया था, तीन भागों में। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए थे। अब वहाँ एक खुला दरबार, सार्वजनिक काम यानी मान लीजिए मेला उला लगता होगा, जो सार्वजनिक काम होता होगा वो आज आयोजित करने के लिए किया जाता होगा। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खोद खुद पाया गया था। इस अभिलेख को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर पाई जाती थी। अब गुजरात की खंबात खाड़ी में से मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ जो धातु उतु से शंख, यहाँ के लिए ये महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, वहाँ अधिक मिलता है। इस नगर में एक भंडारगिरी भी था। भंडारगिरी बोले न, सामान जो रखता होगा भंडारगिरी, उसी को। भंडारगिरी से कई मुहरे मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बड़ी उसकी छप जाती थी, मुहर जो छप जाती है। अब देखिए लोथल का बंदरगाह, बंदरगाह इसी को बोला जाता है। नहीं नहीं सॉरी, बंदरगाह जो जैसे तालाब, ये तालाब वहाँ बगल में जो जैसे जैसे नाव सब लगाया जाता है उसी को बंदर। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। अब यहाँ देखिए, ये तो तालाब का बात कर रहा है। अभी इसी को देख लेते हैं। यहाँ जैसे नाव लगाता होगा तो यहाँ से सामान उतारा जाता होगा, चढ़ाया जाता होगा, उसी का बात कर रहा है। यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। एक यहाँ पे इमारत मिली, वहाँ अधिकतर मनके मिला था। इसी अंदाजा पे लगाया मनके बनाने का काम मिला था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, आधा सीधा जो बना था मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले थे। आधा सीधा काम मिला था, उसके से अंदाजा लगाया गया था। अब देखिए मुद्रा, ये मुद्रा का, मुद्रा यानी मोहर और मुद्रांकन, मोहरवादी, मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगा दी जाती थी। मोहर की छाप मोहरबंदी कहा जाती है। अब देखिए, एक जैसे ये हो गया गीली मिट्टी, गीली मिट्टी देखिए ये मोहर का चिन्ह है। कोई वस्तु मान लीजिए नाव पर चढ़ाया, उसके बाद उसको बांध उंध के पैक किया, उसके बाद ये मिट्टी डाल के इस पे मोहर लगा दिया जाता होगा, रास्ते में कोई खोले नहीं, या चिन्हित करता होगा जो ये वहाँ का सामान है जहाँ भेजता होगा। ये देखिए छाप सबका अलग अलग होता था। इस तरह का छाप लोग का कुछ दर्शाता होगा, कुछ नगर का दर्शाता होगा, जो ये वहाँ का सामान है, वहाँ का सामान है, यानी उसी को ऐसे, इसी को मोहरबंदी कहा जाता है। मिट्टी को ऐसे गीला करके उस पे छाप लगा दिया जाता था। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़खानी नहीं होती। अगर ये सुरक्षित वहाँ जहाँ तक जाता था वहाँ पहुँच गया तो समझ जाता था जो रास्ते में कोई सामान के साथ छेड़खानी नहीं किया। अगर टूटा मिल गया तो समझ गया जो रास्ते में सामान के साथ कोई न कोई कुछ खोला होगा। अब देखिए सभ्यता के अंत का रहस्य। अब इसमें अंत कैसे हो गया इस सभ्यता सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोग इन नगरों को छोड़ दिया। अब अचानक यहाँ के जो लोग थे इन नगर को छोड़ दिए। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। अब धीरे धीरे हर काम यहाँ पे बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। अब यहाँ मतलब काम उम सब बंद कर दिया था, कच्चे माल आना काफी बंद हो गए थे। मोहनजोदड़ो सड़क पर कचरे का ढेर, गंदा उंदा सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। सड़कों पर झुग्गी गुना घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं, इसका कोई अभी तक पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, हो सकता है पानी इन लोग को नहीं मिलता होगा। अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया। अब
काम करते करते हो सकता है जंगल खत्म हो गया होगा, तो यहाँ से ये लोग हट गया। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इनके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। अब यहाँ जैसे देखिए इतने चारागाह धीरे धीरे खाया होगा तो समाप्त हो गया होगा, चारागाह समाप्त हो गए। कुछ इलाके में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अब सब जगह तो बाढ़ ही नहीं आया होगा, तो इसका अभी तक कोई डायरेक्टली प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान मतलब अभी के जो पाकिस्तान है, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाके में नई और छोटियां बस्ती जाकर बसा लिया। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अब देखिए अंतर दिया हुआ है। अन्यंत अपने एटलस में मिस्र ढूंढिए। मिस्र नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका बात कर रहा है, इसको पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिड में दफनाया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। मम्मी उस टाइम में यानी शव को मम्मी कहा जाता, जो आदमी मर जाता था उसको मम्मी कहा जाता। उनके शव के साथ और भी अनेक चीज दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल रहते थे। अब देखिए जैसे मरता होगा तो ये बराबर आप ये पिरामिड बनाया था, इसके साथ दफना दिया जाता था जो मरने के बाद उपयोग यानी यूज करेगा। अब उसमें अनेक चीज दफनाए जाते थे, जैसे इनको खाने के लिए दिया जाता था, खाना पीना, वस्त्र दिया जाता था, गहने, बर्तन, बजाने के लिए हथियार, सब कुछ अब जानवर भी शामिल कर दिया जाता था। हो सकता है वहाँ ये लोग मांसाहारी हो तो उसके लिए जानवर शामिल कर दिया जाता था। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविका को भी दफन कर दिया जाता था। अब मान लीजिए बड़े राजा मर गए, उसको जो दफन किया जाता था तो बाद में अवशेष मिले, उसके साथ जो उसके सेविका थे उसको भी दफन कर दिया जाता, तो उसके साथ साथ ये भी जाएगा तो वहाँ पे इसका देखभाल करेगा, दफन कर दिया जाए। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे देखिए कितना ये था जो ऊपर मतलब उसके साथ वो जिंदा उसको दफना दिया जाता था। ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, दफनाने में कितना खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज की जरूरत पड़ती थी? अब इसके बारे में कह रहा है, जैसे मान लीजिए मरने के बाद उसको वस्त्र, खाना पीना का सामान, जैसे जानवर, उसके साथ पुरुष महिला उसकी सेविका सबको जो दे दिया जाता था, क्या लगता है उसको इसकी ज़रूरत पड़ती थी? इसकी क्या ज़रूरत पड़ती होगी? जब मर गया तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। अब कल्पना करो तुम अपने माता-पिता के साथ 400 साल पहले लोथल और मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे थे। यह बताओ कि तुम अब यहाँ तक देखिए चैप्टर तो खत्म हो गया, ये सब देखने वाला आप लोग अब जैसे उपयोगी शब्द नगर, नगर दुर्गा, ये सब क्या होता है? यहाँ से देखिए पढ़िएगा, ये सब पढ़ने वाला है, याद करने वाला, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं नगर का निर्माण कब हुआ था। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, हम पढ़ा दिए हैं। अच्छे से आप लोग 1 से 2 बार इसको रिवाइज करिएगा, सब कुछ इसमें समझ आ जाएगा। ये सीटेट के लिए है, खास करके सीटेट के लिए अधिकांश है। उसके बाद आप ऐसे भी ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, सभी के लिए जानकारी के लिए हो गया। च- चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। वीडियो लंबा हुआ है लेकिन पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। अगला वीडियो नेक्स्ट लाएंगे।